अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कर्व से रिलेटेड है। हमने इंट्रोडक्शन टू कर्व्स देखना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कर्व क्या चीज़ है। जब हम कोई अलाइनमेंट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई रोड है, कोई रेलवे है, तो अलाइनमेंट के दौरान हमें अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ जाती है किसी वजह से। हमें ये इशू आता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है जिसकी वजह से, या हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए आम तौर पे किसी ना किसी वजह से अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ जाती है। ये रूटीन की बात। तो वो जब आपने एक अलाइनमेंट को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए हमें एक आर्क प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो जो आर्क हम प्रोवाइड करते हैं एक अलाइनमेंट से दूसरे अलाइनमेंट में शिफ्ट करने के लिए, उस आर्क को हम कर्व कहते हैं। और जिस एंगल के ऊपर हम वो अलाइनमेंट चेंज करते हैं, अगर ये एंगल, इस एंगल के ऊपर हमने अलाइनमेंट चेंज किया, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाता है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल कर्व के, जिस तरह हमें हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ सकती है, इसी तरह हमें वर्टिकल ग्राउंड के ऊपर भी कोई अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ सकती है। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर अगर हमें अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ेगी, तो उस केस में भी हमने एक आर्क की मदद से उसको ज्वाइन करना है। उस आर्क को भी हम कर्व कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट ग्रेडियंट्स को अगर हमें ज्वाइन करना हो, तो उसके लिए जो हम कर्व लगाएंगे वो भी हम स्टडी करेंगे वर्टिकल कर्व्स में। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ कर्व क्या है। तो डिग्री ऑफ कर्व जो है वो हमने एक यूनिट डिफाइन कर लिया है कि 30 मीटर जो है ना कॉर्ड लेंथ। आप लोगों को आइडिया है कि कॉर्ड कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करे, उसको हम कॉर्ड कहेंगे। ठीक है। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करे। अब हमने यूनिट उसका डिफाइन कर लिया कि 30 मीटर लेंथ की जो है ना वो कॉर्ड है, वो आपकी यूनिट कॉर्ड है जब भी आपने डिग्री ऑफ कर्व को डिफाइन करना है। अब 30 मीटर लेंथ की जो यूनिट कॉर्ड एंगल बनाएगी सर्कल का, ठीक है जी, सेंटर तक जो एंगल बनाएगी, वो एंगल जो है आपका डिग्री ऑफ कर्व कहलाएगा। इस एंगल को इस तरह से समझ लें कि अगर ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, ठीक है, जितना सर्कल बड़ा होता जाएगा 30 मीटर की कॉर्ड उतना छोटा एंगल बनाएगी सेंटर ऑफ द सर्कल पे। और जितना सर्कल छोटा होता जाएगा उतना ही जो 30 मीटर की कॉर्ड है वो बड़ा एंगल बनाएगी सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो वो चीज डिफाइन करेगी कि आप लोगों की कितनी डिग्री कर्व का मतलब है कि कितने रेडियस की कर्व आपने लगानी है। तो इस रिलेशन को, जो डिग्री, जो एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन है, वो हमें ये डिसाइड करके दे रहा है कि रेडियस ऑफ द कर्व आपने क्या रखना है। तो ये रिलेशन हमें मिलेगा इस इक्वेशन से, R इज इक्वल टू 1718.9 ओवर डी, जिसके अंदर D जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये जो एंगल है, और R जो है वो रेडियस ऑफ कर्व है। तो रेडियस ऑफ कर्व हमें पता लगेगा 1718.9 ओवर D से। ये 1718.9 ओवर D से हमें किस तरह से पता चलेगा, इसकी डेरिवेशन को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक आर्क है जिसके अंदर हमने 30 मीटर की कॉर्ड लगा दी है, ए बी कॉर्ड हमने लगाई है 30 मीटर की। अब ये जो ए बी कॉर्ड हमने मार्क की है 30 मीटर्स की, ये क्योंकि यूनिट कॉर्ड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यूनिट डेरिवेशन मतलब यूनिट कॉर्ड लेके ही हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये ए बी लेंथ आपकी 30 मीटर होगी। अगर ये ए बी लेंथ आपकी 30 मीटर है, तो इसको दरमियान से हमने बाइसेक्ट कर दिया डायरेक्टली सेंटर के ऊपर, तो ए सी जो लेंथ है आपके पास वो 15 मीटर होगी। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि 30 मीटर का ये सेंटर है, तो हमने ए सी लेंथ यहां तक मार्क कर ली। अब हमने इस ट्राइंगल के अंदर देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो आपका ये जो एंगल AOC है, ये जो एंगल AOC, अगर ये टोटल एंगल D जो है ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, तो ये जो आपका एंगल बचेगा ये आपका D/2 होगा। तो इस एंगल को देख लेना हमने इस ट्राइंगल के अंदर। अब तो आपकी जो ट्राइंगल OAC है जी, OAC जो ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है, इसके अंदर हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमने लिया। तो आपका परपेंडिकुलर AC है, AC हमें पता है 15 मीटर है, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है OA है, OA जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व है R। तो आपका जो साइन थीटा है वो 15 ओवर R आ गया। थीटा जो है यहाँ पे D/2 है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब हमने इसको रीअरेंज कर लिया क्योंकि हम R और D के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आपका R एक साइड पे ले गए और D दूसरी साइड पे ले गए, तो वहां का 15 ओवर साइन D/2 आ गया। अब इस चीज को ज़हन में रखें कि ये जो एंगल है, अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो उस केस के अंदर आपका जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है। तो इस केस में हमारे पास साइन D/2 है, ऑलरेडी वो D का हाफ है, तो ये ऑलरेडी छोटा एंगल है। तो D/2 जो है, साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं D/2 के इक्वल। ठीक है। तो हमने जब साइन
d/2 को d/2 के इक्वल लिया रेडियंस में, तो हमारा ये जो इक्वेशन है यहाँ पे चेंज होके ये बन गई है। हमने क्या किया, 15 डिवाइडेड बाय साइन थीटा की जगह साइन d/2 की जगह खाली d/2 लिख दिया, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद इसको रीअरेंज करें तो आपके पास 15 इंटू 360 डिवाइडेड बाय पाई, ये जो इसको टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1718.8734। तो इससे आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 1718.9 डिवाइडेड बाय डी। इस तरह से आपके पास ये रिलेशनशिप आएगा जो कि आपको रेडियस से डिग्री ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व से रेडियस में कन्वर्ट कर देगा। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्या चीज है जी? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो एक ऐसी फोर्स है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करती है, वो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो कि उसको सर्कल में मूव करवाने की कोशिश करती है, जो कि सर्कल के इनवर्ड उसको मूव करवाती है, वो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक ऐसी फोर्स जो उसका रिएक्शन है, जो कि उसको सर्कल से आउटवर्ड मूव करवाने की फोर्स कोशिश करती है, वो है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी हम किसी रोड की अलाइनमेंट के अंदर कोई कर्व प्रोवाइड करेंगे, तो उस कर्व के प्रोवाइड करने की वजह से जो भी व्हीकल उसके ऊपर मूव करेगी, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक्ट करेंगी। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने उसके अंदर क्रिएट करनी है ताकि वो व्हीकल जो है वो सर्कल में मूव करने की कोशिश करे, और जो स्ट्रेट लाइन के अंदर जब वो मूव करती हुई आ रही होगी, उस कर्व के ऊपर रीच करेगी, तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलरेडी मौजूद होगी जो कि उसको कर्व से बाहर की तरफ मूव करवाने पे मजबूर करेगी। तो हमने उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देनी है ताकि वो कर्व में मूव करें। तो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए हम ये करेंगे कि हम जो रोड का आउटर एंड है, जो कर्व का आउटर एंड है, उसके ऊपर एक हाइट प्रोवाइड कर देंगे। उस जो कर्व का आउटर एंड है उसको हायर कर देंगे, और जो कर्व का इनर एंड है वो हम लोअर कर देंगे। इसकी वजह से एक जो कर्व का हायर जो आउटर एंड है वो ऊंचा हो जाएगा और कर्व का लोअर एंड नीचे चला जाएगा, तो आपको वो नेसेसरी पुल मिल जाएगी जो कि उस व्हीकल को सर्कल में मूव करवाने के लिए जरूरी है। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम से देखूं तो ये डायग्राम आपके पास है। ये हमने सिंपल एक रोड है, उसके ऊपर जो आउटर साइड है कर्व की, उसके ऊपर एक सुपर एलिवेशन एच प्रोवाइड कर दी है। ये रोड की विड्थ है बी, और ये उसके ऊपर व्हीकल मूव कर रही है। तो जब भी कोई व्हीकल किसी स्लोप के ऊपर मौजूद होगी तो उसका वेट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक उसका वेट का कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस थीटा डायरेक्टली इस डायरेक्शन में, और एक उसका डब्ल्यू साइन थीटा इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो है, जैसे ही हमने रोड को जो है ना प्लेन से हमने स्लोप दी है, तो उससे डब्ल्यू साइन थीटा एक ऐसा कंपोनेंट क्रिएट हो गया जो कि पहले इस व्हीकल के साथ अटैच नहीं था। अब ये जो डब्ल्यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये जो मजबूर करेगा इस व्हीकल को कि वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे। ठीक है, ऑलरेडी जो व्हीकल जिस फोर्स की वजह से आउटवर्ड मूव कर रही है वो है आपकी फोर्स पी। जिस फोर्स के साथ पीछे से व्हीकल आई है और वो आउटवर्ड्स मूव करने की कोशिश कर रही है, वो है आपकी फोर्स पी, जो कि डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर जी आर से हमें पता लगती है। तो इस फोर्स को हमने बैलेंस करना है डब्ल्यू साइन थीटा से। अगर हम इस फोर्स को डब्ल्यू साइन थीटा से बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो उतना एच हमने प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर ये दोनों बैलेंस हो जाए, तो आपकी जो व्हीकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं ड्राइव। हमने क्या किया, डब्ल्यू साइन फाई जो या डब्ल्यू साइन थीटा जो है, इसको हमने पी के इक्वल ले लिया, डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर जी आर। तो आपने जब डब्ल्यू साइन थीटा को डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर जी आर के इक्वल लिया, फिर हमने वही एजम्पशन जिस तरह पहले ली थी कि जब थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा जो है ना वो थीटा के इक्वल होता है, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो टैन थीटा के इक्वल होता है। तो हमने साइन थीटा को टैन थीटा के इक्वल जब लिया तो हमारे पास ये टैन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। ये आपका परपेंडिकुलर है एच और बेस है आपकी ये बी। ठीक है जी, एच ओवर बी आपके पास ये आ गया टैन थीटा। तो हमने क्या किया कि साइन थीटा की जगह एच ओवर बी प्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू इंटू एच ओवर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर जी आर। इसके अंदर v जो है ये वेलोसिटी है और r जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, डब्ल्यू एच ओवर बी इंटू डब्ल्यू वी स्क्वायर ओवर जी आर। अब सिंपली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से w और w कैंसिल हो जाएगा और b हम इस इक्वेशन में यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये जो आपका h है ये b इंटू वी स्क्वायर ओवर जी आर आ जाएगा।
बी इंटू वी स्क्वायर ओवर जी आर जो है ये डिफाइन करेगा कि कितनी सुपर एलिवेशन आपने रोड इस केस में अंदर प्रोवाइड करनी है। अब रेलवे के केस के अंदर जो विड्थ ऑफ द रोड होती है, जैसे हम रोड के केस में विड्थ ऑफ द रोड लेते हैं बी, रेलवे के केस के अंदर दोनों ट्रैक्स के दरमियान जो फासला है उसको हम गेज कहते हैं। तो इसलिए उस केस के अंदर हम ये फॉर्मूले के अंदर बी की जगह वो गेज प्रोवाइड कर देंगे, जी प्रोवाइड कर देंगे। तो वही फॉर्मूला है, उसी तरह से ड्राइव हुआ है, लेकिन रोड के केस में हम बी वी स्क्वायर ओवर जी आर लिखते हैं और रेलवे के केस में जी वी स्क्वायर ओवर जी आर लिखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने देख लिया। हमारे पास ये जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, ये क्या चीज है, हमने सिंपली क्या किया कि जो हमारे पास P का फॉर्मूला था, उस P के फॉर्मूले को हमने W से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो वेट है उसको बैलेंस आउट कर दें। W sin थीटा को बैलेंस आउट कर रहे थे हम P के साथ, तो हमने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो एक निकाल लिया, अपनी ईज के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल रेशियो निकाल लिया, P को W से डिवाइड किया, तो उस फॉर्मूले के अंदर आपके पास जो P वाले फॉर्मूले में W था वो खत्म हो गया, तो आगे वी स्क्वायर ओवर जी आर बच गया। ये जो वी स्क्वायर ओवर जी आर बच गया, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है ये रोड्स के केस में अलाउेबल जो है 1/4 होगी या 0.25 आप कह लें, और ये रेलवे के केस में ये 1/8 होगी। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी डिफाइन कर देगी आपकी सुपर एलिवेशन की, आपने कितनी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी है या अलाउेबल सुपर एलिवेशन कितनी हो सकती है। या दूसरी सूरत में अगर आपके पास सुपर एलिवेशन की रिस्ट्रिक्शन है तो फिर आपको ये चीज ये डिफाइन कर देगी कि रेडियस ऑफ कर्व आपने कितना लेना है, या वेलोसिटी उस जो है ना वो उस कर्व के ऊपर डिजाइन वेलोसिटी आपने कितनी रखनी है। तो ये जो अलाउेबल लिमिट्स हैं ये डिफाइन कर देंगी कि उसके ऊपर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए या उस कर्व का रेडियस कितना होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व में हमारे पास सिंपल, सबसे पहली जो चीज है वो सिंपल सर्कुलर कर्व है। अगर हमारे पास दो लाइनें अलाइनमेंट चेंज हो रही है, दो लाइनें ज्वाइन कर रही हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो हमने उसके अंदर एक सिंपल कांस्टेंट रेडियस की आर्क लगाई है। अगर हमने वो कांस्टेंट रेडियस की आर्क लगाई है तो ये आपने सिंपल सर्कुलर कर्व से उसको ज्वाइन किया है, तो ये आर्क जो है वो आपका सिंपल सर्कुलर कर्व होगा। दूसरी टाइप हमारे पास है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व के केस में आपके पास अलाइनमेंट ए बी है और आपने उस अलाइनमेंट को चेंज करना है सी डी डायरेक्शन में। अब अलाइनमेंट ए बी से सी डी डायरेक्शन के अंदर जब हमने मूव करना है तो हमने उसके दरमियान दो आर्क्स लगाई हैं डिफरेंट रेडियस की। जब हमने दो डिफरेंट रेडियस की आर्क्स लगाई हैं तो उस केस के अंदर ये कंपाउंड कर्व बनेगी। सेकंड कंडीशन जो कंपाउंड कर्व के लिए वो जरूरी है कि दोनों आर्क्स के कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड के ऊपर दोनों सेंटर होंगे। ये जो फर्स्ट आर्क है इसका भी सेंटर कॉमन टेंजेंट के नीचे वाली साइड पे है, और जो दूसरी आर्क है इसका भी कॉमन टेंजेंट इसके नीचे वाली साइड पे है। तो अगर कॉमन टेंजेंट के एक ही साइड पे दोनों आर्क्स के सेंटर हैं तो उस केस में जो आपकी कर्व है वो कंपाउंड कर्व कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी कर्व है वो आपके पास रिवर्स कर्व है। रिवर्स कर्व में भी आपके पास सिंपल दो कर्व ज्वाइन कर रही हैं कॉमन टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन इसका और कंपाउंड कर्व का ये फर्क है कि रिवर्स कर्व के अंदर आपका जो सेंटर ऑफ द कर्व, जो सेंटर ऑफ द कर्व है वो आपका कॉमन टेंजेंट के ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहा है। एक आपकी कर्व ये है तो इसका सेंटर जो है वो इस साइड पे लाई कर रहा है, और एक कर्व ये है तो इसका सेंटर इस साइड पे लाई कर रहा है। तो दोनों जो है सेंटर जो है वो डिफरेंट साइड पे लाई कर रहे हैं कॉमन टेंजेंट की। इस केस में इसको हम रिवर्स कर्व कहेंगे। रिवर्स कर्व में दोनों जो रेडियस हैं वो सेम भी हो सकते हैं और दोनों कर्व्स के रेडियस डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कर्व है वो है आपके पास ट्रांजिशनल कर्व। आमतौर पे जब भी हम सिंपल सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करेंगे या कोई भी कर्व हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके स्टार्ट और एंड पे हम एक ट्रांजिशनल कर्व देंगे। ये जो दरमियान में आपको सिंपल सर्कुलर कर्व नजर आ रही है, इससे जो पहले ये छोटा सा हिस्सा है ये आपके पास ट्रांजिशनल कर्व है। इसी तरह आपके पास एंड पे भी ये ट्रांजिशनल कर्व है। ट्रांजिशनल कर्व का मकसद ये होता है कि ऐसी ट्रांजिशनल कर्व की पहले डेफिनेशन देख लें कि ऐसी कर्व जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली रेडियस चेंज हो रहा है। इन्फिनिट रेडियस से आर रेडियस के ऊपर हम शिफ्ट कर रहे हैं। जब कॉन्स्टेंटली रेडियस चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि आपकी वो ट्रांजिशनल कर्व है। अब जो ट्रांजिशनल कर्व है ये प्रोवाइड किस लिए की जाती है? इसको प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि हमने अगर कोई आर्क प्रोवाइड करनी है, कोई कर्व प्रोवाइड करनी है, तो उसके ऊपर हमें एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है। तो उस सुपर एलिवेशन को हम एकदम से आर्क के ऊपर नहीं खड़ा कर सकते कि यहाँ पे जो है ना आर्क के ऊपर हम सुपर एलिवेशन दे दें और उसके पीछे और स्टार्ट और एंड के ऊपर हम कोई सुपर एलिवेशन ना दें। हमें आहिस्ता आहिस्ता उसको रेज करना होता है।
तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता उसको रेज करना है तो हमें एक ट्रांजिशनल कर्व प्रोवाइड करनी होगी जिसका रेडियस चेंज होता जाए, ताकि जैसे जैसे उसका रेडियस चेंज हो वैसे वैसे आपकी सुपर एलिवेशन भी चेंज हो। और राइड को स्मूथ रखने के लिए भी ट्रांजिशनल कर्व जरूरी है, ताकि आसानी से जो है वो कर्व के अंदर हम राइड को लेके आ सकें। एकदम से अगर कर्व के अंदर लेके आएंगे तो वो आपकी जो है वियर और टियर को बढ़ा देगा। इसलिए आमतौर पे हम एक सिंपल सर्कुलर कर्व के स्टार्ट और एंड पे या किसी भी कर्व के स्टार्ट और एंड पे हम ट्रांजिशनल कर्व लाजमी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो टाइप है वो है लेमन स्केट कर्व। लेमन स्केट कर्व भी आपकी ट्रांजिशनल कर्व की तरह ही है, इसके भी हर पॉइंट के ऊपर आपका रेडियस चेंज हो रहा होता है। लेकिन ट्रांजिशनल कर्व हमने सिंपल सर्कुलर कर्व के स्टार्ट और एंड पे प्रोवाइड की थी, जबकि लेमन स्केट कर्व इंडिविजुअली अप्लाई होती है। जहां पे भी आपने रोड्स सिटीज के अंदर आमतौर पे कहीं पे आपने शार्प टर्न प्रोवाइड करना है तो आप एकदम से वहां टर्न नहीं प्रोवाइड कर सकते, बल्कि हम एक सिंपल लेमन स्केट कर्व प्रोवाइड करते हैं स्टार्ट से एंड पॉइंट पे तक, ताकि हम शार्प टर्न प्रोवाइड कर सकें। उस केस में भी आपका क्या होगा कि स्टार्ट में रेडियस कम होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो रेडियस बढ़ जाएगा, ताकि अगर पीछे से हाई स्पीड पे व्हीकल आ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड स्लो करके वो टर्न ले सके। तो ये आमतौर पे जो लेमन स्केट कर्व है ये हाईवेज पे अवॉइड की जाती है, कभी भी हम नहीं प्रोवाइड करते हाईवेज के ऊपर। ये आमतौर पे सिटीज के अंदर प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि स्पीड स्लो करने का टाइम मिल जाए। तो ये जो लेमन स्केट कर्व है ये आमतौर पर सिटीज में प्रोवाइड की जाती है। इसकी ज्यादा तफसील हम आगे जाकर नहीं पढ़ेंगे, जो इसकी फॉर्मूलाज हैं वो सारे यहाँ पे गिवन है आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमारी कर्व्स एंड हो गई। थैंक यू।